कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों का टॉपिक है कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मीन्स एसिड, बेस और सॉल्ट सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी। उसके पहले कुछ बेसिक टर्म्स जो आप फिजिक्स में पढ़ते भी होंगे, जानते भी होंगे, मैं उसको बस आपको रिमाइंड करा देता हूँ। जैसे आप पढ़ते होंगे रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, अ कंडक्टर which resists flow of electric current, है ना। वो प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस की जो अपने अंदर से करंट फ्लो होने से रोकता है, उसे कहते हैं आप रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस ये इंटरनल प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की। अगर आप मेटालिक कंडक्टर लेंगे, मेटल, तो रेसिस्टेंस आपका प्रोवाइड करता है जो आपके कर्नल्स हैं, positive ions in case of metal, and in case of solution resistance is due to solution, due to solvent, in fact nature of solvent, और अगर साफ साफ बोले तो viscosity of solvent। तो viscosity of solvent causes resistance, याद रखिए, viscosity causes resistance in case of solution। और आप जानते हैं कि resistance is directly proportional to length of conductor and inversely proportional to cross sectional area। तो R आप लिखते हैं रो L by A। Here rho is called specific रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। इसका यूनिट आप लेते हैं, यूनिट आपका हो जाएगा यूनिट ऑफ रो ओम मीटर, या आप ले सकते हैं ओम सेंटीमीटर, है ना। ओम को आप ऐसे भी दिखाते हैं सिंबल में, ओम सेंटीमीटर। अगर आप डिस्टेंस लेंथ मीटर में लेंगे तो ओम मीटर, अगर आप डिस्टेंस लेंगे लेंथ सेंटीमीटर में तो ओम सेंटीमीटर। ये यूनिट ऑफ आपका हो गया स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। इसको अगर जस्ट ऑपोजिट कर दें तो आपका होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम लोग एल से दिखाते हैं, तो एल आपका होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। कंडक्टेंस क्या है? तो किसी भी कंडक्टर की सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से करंट फ्लो उस सब्सटेंस से होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच अलाउज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। इन केस ऑफ मेटल, कंडक्टेंस आपका होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। याद कीजिए, मेटल में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड कर्नल्स। तो कर्नल्स काउज रेसिस्टेंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स काउज कंडक्टेंस। इन केस ऑफ सॉल्यूशन, जो हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो सॉल्यूशन में जो आपका सोल्यूट है मीन्स इलेक्ट्रोलाइट, एसिड, बेस और सॉल्ट। आप जानते हैं जब उसे आप डिजॉल्व करेंगे इन सॉल्वेंट, वाटर स्पेशली, तो वो आयंस में होंगे, आयनाइज। तो वो कैटायंस एंड एनायंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट काउज कंडक्टेंस। ऑलराइट, तो इन केस ऑफ सॉल्यूशन, आयंस की वजह से होता है कंडक्टेंस एंड सॉल्वेंट की विस्कोसिटी की वजह से होता है
रेसिस्टेंस। ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं हमेशा। तो कंडक्टेंस आपका हो जाएगा 1/ρ L बाय, ठीक रहता हूं, 1/r हो गया, तो 1/ρ L बाय A, आप ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो 1/ρ A बाय L, 1/ρ को हम दिखाते हैं कापा से, इस K को हम बोलते हैं कापा। K represents a specific conductance और conductivity, और इसका आप यूनिट लेंगे, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी कापा, तो ये हो जाएगा पर ओम पर मीटर और पर ओम पर सेंटीमीटर। पर ओम को हम लिखते हैं साइमंस, तो साइमंस पर मीटर और साइमंस पर सेंटीमीटर। एस आपका साइमंस है, ठीक है बिल्कुल। ये आपका यूनिट हो गया कंडक्टिविटी। तो हम लोगों ने दो टर्म रिमाइंड कर लिए, रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी। ऑलराइट, सॉल्यूशन के केस में मैं फिर आपको बता दूं कि कंडक्टेंस इज कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ कैटायंस एंड एनायंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट के कैटायंस एनायंस है उसका मूवमेंट, मोबिलिटी, इसकी वजह से होता है कंडक्टेंस। एंड रेसिस्टेंस इज कॉज्ड बाय विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की जो विस्कोसिटी है, मतलब अगर गाढ़ा सॉल्वेंट है तो उसमें रेसिस्टेंस अधिक होगा, ज्यादा होगा, अगर पतला है तो फिर कम होगा। ये दो टर्म हम लोगों ने रिमाइंड कर लिए। अब हम लोग समझते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। तो मेनली 5 फैक्टर्स हैं जिसपे किसी भी सॉल्यूशन का, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस डिपेंड करेगा। इसमें सबसे पहला फैक्टर है आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आप जानते हो कि इलेक्ट्रोलाइट मीन्स एसिड, बेस एंड सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी और एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन। 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मीन्स जो कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, 100% जो आयनाइज होंगे सॉल्वेंट में, 100% आपको कैटायंस एनायंस में वो टूट जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे। एंड वीक जो 100% आयनाइज नहीं होंगे, जो पार्शली आयनाइज होंगे, 10%, 20%, 30%, 50%, 60%। जो जितना कम आयनाइज होगा उतना वीक होगा, है ना। जितना अधिक होगा वो 100% के आसपास होगा, तो उसे हम लोग टेंस टू स्ट्रॉन्ग भी मान लेते हैं। ऑलराइट, तो 90% से अगर एवं आपका आयनाइज हो गया इलेक्ट्रोलाइट तो हम उसे स्ट्रॉन्ग एज्यूम कर लेते हैं। बट बाय डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग मीन्स 100% उसको आयनाइज होना चाहिए। अब सीधी सी बात है, जब 100% आपके इलेक्ट्रोलाइट्स आयनाइज होंगे तो आपके पास लार्ज नंबर में आयंस होंगे, ह्यूज नंबर में। जैसे मान लीजिए कि आपने सोडियम क्लोराइड लिया हुआ है 1 मोल, तो आपके पास 2 मोल्स हो जाएंगे आयंस। 1 मोल सोडियम आयन, 1 मोल क्लोराइड आयंस।
जब आप 1 मोल लेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो जाहिर है इस केस में नंबर ऑफ आयंस आपके पास बहुत ज़्यादा है, तो फिर कंडक्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसकी जगह अगर कोई आप वीक ले लें, वीक एसिड, वीक बेस या वीक सॉल्ट, जैसे कि आप ले लें सपोज हाइड्रोजन साइनाइड, आप जानते हैं वेरी वीक एसिड है, ये आयनाइज बहुत कम होगा। सपोज आपने 1 मोल लिया और इसमें से 10 टू पावर -5 मोल आयनाइज हुआ है, तो जाहिर है कि ये यहां पर 10 टू पावर -5 मोल एंड 10 टू पावर -5 मोल, इतने ही आपको मिलेंगे आयंस। तो फिर नंबर ऑफ आयंस कम हो गए, कंडक्टेंस भी कम हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग केस में कंडक्टेंस ऑब्वियसली ज्यादा होगा, वीक केस में कम हो जाएगा, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ आयनाइज्ड डिसोसिएटेड आयंस। ऑलराइट, ये हो गया फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर इज साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, और हम इसे बोलते हैं आयनिक मोबिलिटी। स्पीड ऑफ आयंस, जब आप आयंस को, इलेक्ट्रोलाइट्स को डालते हो सॉल्वेंट में, मिक्स करते हो, फिर वो आयनाइज होते हैं केटायंस एनायंस में। अगर आपका वाटर सॉल्वेंट है तो वाटर के साथ आयंस क्या होंगे, कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद बनाएंगे वो हाइड्रेटेड आयंस। हम उसे ऐसे दिखाते हैं, मान लीजिए कि ये कोई केटायन है और वो हाइड्रेटेड है, तो ऐसे दिखाते हैं इसको। जब सिर्फ आप लिखते हैं आयन, सिर्फ आयन, तो ये गैसियस फॉर्म में है, फ्री आयन। और ये देखिए एक्वस सॉल्यूशन में है, तो हमें इससे नहीं, इससे मतलब है, बिकॉज सॉल्यूशन के अंदर कौन है, ये है हाइड्रेटेड आयन वाटर के साथ। तो जिस हाइड्रेटेड आयन का साइज छोटा होगा उसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी। स्मॉलर द साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, फास्टर इज द आयनिक मोबिलिटी। और जाहिर है जिस आयन की आयनिक मोबिलिटी फास्टर होगी उसका कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा। आई बात समझ में? तो स्मॉलर द साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, ग्रेटर इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। अब इसका जो रिलेशन है साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन का, वो आपके पीरियोडिक टेबल से। तो याद कीजिए, पीरियोडिक टेबल में कोई ग्रुप आप लेते हैं, डाउन द ग्रुप आयनिक साइज इंक्रीजेस। जब बोलता हूं मैं आयनिक साइज, तो ये वाला आयन, फ्री आयन, आयनिक साइज इंक्रीजेस, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो वाटर अट्रैक्टिंग कैपेसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। दैट मीन्स डाउन द ग्रुप वाटर अट्रैक्टिंग कैपेसिटी ऑफ आयंस डिक्रीजेस। इससे क्या होगा, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन डिक्रीजेस। तो वो आयन जो आपके ग्रुप में नीचे है उसका हाइड्रेटेड आयनिक साइज छोटा होगा, तो उसकी कंडक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे फर्स्ट आप ले लीजिए ग्रुप H+ आयन हाइड्रेटेड, लिथियम आयन हाइड्रेटेड, सोडियम आयन हाइड्रेटेड। चलिए 3 लेते हैं एग्जाम्पल। तो ये डाउन द ग्रुप हो गया। डाउन द ग्रुप हाइड्रेटेड आयनिक साइज डिक्रीजेस। ये साइज आपका सबसे बड़ा इसका हो गया, उससे छोटा इसका हो गया, उससे छोटा इसका हो गया, हाइड्रेटेड आयनिक साइज। ऐसे आप लेंगे सिर्फ आयनिक साइज तो फिर उल्टा हो जाएगा, सोडियम आयन का साइज इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा और H+ आयन छोटा हो जाएगा, है ना, गैसियस फॉर्म में।
बट इन सॉल्यूशन जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। तो इस केस में इसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे कम, इसकी मोबिलिटी सबसे ज्यादा। तो अब जब आप आयनिक मोबिलिटी और कंडक्टिविटी का ऑर्डर बनाएंगे तो ये ऑर्डर हो जाएगा। ये ऑर्डर है पहला वाला हाइड्रेटेड आयनिक साइज का, और जो दूसरा ऑर्डर है ये ऑर्डर है आयनिक मोबिलिटी एंड कंडक्टेंस का। आई बात समझ में? ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन एंड आयनिक मोबिलिटी। फैक्टर नंबर 3, थर्ड आपका फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मोलैरिटी या मोलैलिटी। जनरली हम लोग मोलैरिटी में दिखाते हैं कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी मोल पर लीटर। तो जाहिर है जितना अधिक मोलैरिटी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट उतने अधिक डिसॉल्व हैं, तो जाहिर है कि आयंस ज्यादा होंगे। तो विथ इंक्रीज इन कंडक्टिव मोलैरिटी मींस concentration of solution, conductance increases. Alright? जब आप डाइल्यूट करेंगे किसी भी सॉल्यूशन को तो आप जानते हैं कि ऑन डाइल्यूशन जब आप सॉल्वेंट मिलाते हैं कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? घटता है, तो कंडक्टेंस भी घटेगा ऑन डाइल्यूशन। ऑलराइट, ये तीसरा फैक्टर हो गया कॉन्सेंट्रेशन। मोलैरिटी बढ़ेगी, कंडक्टेंस बढ़ेगा, मोलैरिटी घटेगी, कंडक्टेंस घटेगा फॉर अ गिवन सॉल्यूशन। ऑलराइट, मतलब अगर आपके पास 0.5 m HCl सॉल्यूशन है और आप 1 m ले लें HCl सॉल्यूशन और इन दोनों को आप कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि जो 1 m HCl है उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा उसी कंडीशन में, सेम कंडीशन में। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका फैक्टर है फैक्टर नंबर 4, यह है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया कि जो मीडियम आपका है सॉल्वेंट, उसकी वजह से होता है रेसिस्टेंस, है ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रेसिस्टेंस बढ़ेगा विथ इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम सॉल्वेंट, तो कंडक्टेंस घटेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई इलेक्ट्रोलाइट लें वाटर में किसी पर्टिकुलर अमाउंट में, और उसी अमाउंट में वही इलेक्ट्रोलाइट आप अगर ले लें इथेनॉल में, अगर वो इथेनॉल में भी इक्वली सॉल्युबल हो तो उस केस में आप पाएंगे अगर इथेनॉल मीडियम है तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगा वाटर के रिस्पेक्ट में, बिकॉज इथेनॉल की विस्कोसिटी वाटर से कम होती है ना। इस फैक्टर की ज़रूरत तब पड़ेगी आपको जब आप मीडियम चेंज करेंगे। अगर मीडियम चेंज नहीं कर रहे हैं देन नो प्रॉब्लम। एंड लास्ट आपका फैक्टर है, दिस इज टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये भी। जब बात करते हैं टेम्परेचर की तो मैं आपको दो तरह के जो कंडक्टर होते हैं उसमें कंपैरिजन करके बताऊंगा, मेटालिक कंडक्टर एंड सॉल्यूशन कंडक्टर। ऑलराइट, पहले बात करते हैं सॉल्यूशन की, जो हम लोगों का टॉपिक है। तो आप जानते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस इंक्रीजेस, है ना। देखिए दोनों फैक्टर साथ साथ हैं। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे किसी भी सॉल्यूशन का, जो आयंस हैं केटायंस एंड आयंस, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो उसका मूवमेंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। इससे कंडक्टेंस बढ़ेगा क्योंकि आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगी। और साथ साथ में दूसरा फैक्टर है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो मीडियम आपका है
सॉल्वेंट, उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, घट जाएगी। इससे भी क्या होगा, रेसिस्टेंस घट जाएगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो ये दोनों फैक्टर मिलकर कंबाइंड इफेक्ट दिखाते हैं, क्योंकि दोनों का इफेक्ट एक जैसा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से बहुत तेजी से बढ़ेगा कंडक्टेंस, क्योंकि इसमें दो फैक्टर एक साथ आ जाते हैं, विस्कोसिटी मीडियम का, सॉल्वेंट का घटना, और आयनिक मोबिलिटी, आयंस का बढ़ जाना। ऑलराइट, अब इसे हम कंपेयर करते हैं मेटल से, मेटालिक कंडक्टर से, जो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। इन केस ऑफ मेटल आप जानते हैं कि रेसिस्टेंस इज caused by kernels, positive ions, and conductance is caused by free electrons. जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी मेटल में, मेटालिक कंडक्टर में, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है इलेक्ट्रॉन्स की भी और कर्नल्स की भी। तो जब कर्नल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन और कर्नल आपस में टकराना शुरू होंगे ज्यादा, और जब वो आपस में टकराएंगे, कर्नल भी आपस में टकराएंगे, तो इससे क्या होगा, इससे रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तो इन केस ऑफ मेटल, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेसिस्टेंस इंक्रीजेस, कंडक्टेंस डिक्रीजेस। ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो टेम्परेचर का इफेक्ट फॉर मेटालिक कंडक्टर होता है आपको डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और सोल्यूशन के लिए होता है इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो मेरे ख्याल से ये ऑल 5 फैक्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। आज हम लोग का ये टॉपिक था कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, उसके जो फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोलरॉश लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थैंक यू।